Okay, good evening everyone. So today we're going to start from where we had left a few days back. I wasn't able to record videos because I had my exam. Now there will be continuous videos daily on a daily basis. Okay, so we had already seen the opinions or what people different section of society thought about the civil disobedience movement. And they all were in their own way, they were fighting for their own things, but still they were contributing to the civil disobedience movement. Now today we're going to look at the business class. How did they relate to the civil disobedience movement? Okay, now here is a thing. During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profits and became powerful. Now, how did these people become powerful? So, what happened during the World War One? That was from 1914 to 18. अब इस टाइम पे क्या हुआ था? इसमें जितनी भी मेजर पावर्स थी उस टाइम की, यूके, यूएस, जापान, जर्मनी और भी बहुत सारे देश, और जहां जहां पे इनकी कॉलोनीज थी वहां पे क्या चल रहा, फाइट चल रहा था। ठीक है। सो हुआ क्या था, इस टाइम पे इन्फ्लेशन एंड प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई चले गए थे। ठीक है। अब इस बीच में फायदा किसको हुआ? अब जो इन देशों की इकोनॉमी थी वो तो क्रश हो चुकी थी, क्योंकि उनका ज्यादातर हिस्सा किस में जा रहा था, वॉर में। तो इससे फायदा हुआ इंडियन मर्चेंट्स को। ठीक है, इस क्लास को फायदा हुआ, तो इन्होंने अब क्या किया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है। लेकिन after that, what happened? They were keen on expanding their business. They now reacted against the colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import. Okay. Now what? लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद में क्या हुआ, इन पे टैक्सेस टैरिफ्स ये इंक्रीज हो चुके थे। सिक्योरिटी नहीं थी इनके, उनकी क्या कहते हैं, गुड्स की। क्यों? क्योंकि अब वो देश वापस से, भाई वॉर खत्म हो गया तो वो देश वापस से बिल्ड कर रहे हैं, तो अपने सामान बेचेंगे। ठीक है। तो इस चक्कर में ये लोग क्या हो गए थे, गवर्नमेंट से चाहते थे भाई ये सब किया जाए। ठीक है। सो इसके लिए वो क्या करते हैं, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द Indian Industrialist and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI in 1927, led by the prominent industrialists like पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि फीकी का कब फाउंड किया गया था, किन्होंने फाउंड किया था। ओके। सो दीज पीपल वर द प्रोमिनेंट, ये मतलब सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। ओके। तब ये चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट इनकी जो ये डिमांड्स थी, ये वाली कॉलोनियल पॉलिसी जो इनको रोक रही थी, किसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड फॉरेन गुड्स, इन सबको पूरा करवाने के लिए। ठीक है। ये अपने इंटरेस्ट क्या करे, शो करे थे। आज भी अगर कोई यूनियन बनाता है या कोई किसी प्रकार की पार्टी या संघ या कुछ भी बनाता है, तो उनका एक एजेंडा होता है जिस पर्पस के लिए उन्होंने इसको बनाया होता है। तो ये भी वही करवाना चाहते थे। नाउ दिस इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाट दे डिड, जब इनकी गवर्नमेंट ने इनकी बातें नहीं मानी तो इन्होंने किसको सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। when it was first launched, they gave financial assistance and refused to buy or sell important goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business world would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. But after the failure of the Roundtable Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as of the growing influence of socialism amongst the younger member of the Congress. Now, यहाँ पर एक वर्ड है सोशलिज्म, दूसरा स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। ठीक है। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो यही था कि इंडिया साइमन कमीशन को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था, तो इसके आगे क्या पॉलिसीज होने, इस चीज के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था। ठीक है। इंडिया का फ्यूचर सेट करने के लिए कि पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए, इंडियंस का कोऑपरेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है। वो फेल हो गई। ठीक है। और उसी के रेस्पॉन्स में क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब ये हुआ था कि स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, अभी लोग क्या है, इनको अटैक कर रहे थे। बिजनेसमैन है, उसके बाद जाहिर सी बात क्या, पैसा होगा, और अगर आप कोई भी मूवमेंट करोगे आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस वजह से इनको अटैक किया जाता था। ठीक है। अब इनको प्रोटेक्शन सिर्फ कौन दे सकता था, ब्रिटिशर्स दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये था कि हम भाई इस मूवमेंट को इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस मूवमेंट से क्या हो रही है, मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है। और उन एक्टिविटीज से क्या होता है, प्रोटेक्शन कौन कर सकता है, सिर्फ ब्रिटिशर्स दे सकते हैं। ठीक है।
apart from this socialism, so growing influence सोशलिज्म मतलब कि सोशल मतलब क्या होता है, सोसाइटी, यानी जितने भी संसाधन है सब किसके पास जाएंगे, सोसाइटी के पास में जाएंगे, ठीक है। एंड ये लोग क्या है, बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन प्रॉफिट किसके पास रखना चाहेगा, अपने पास रखना चाहेगा, ना कि सोसाइटी के पास में रखना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो यूथ था, स्पेशली द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यूथ, यंगर मेंबर्स। ना यंग यूथ में कौन, यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस में बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से इशारा किया जा रहा है भगत सिंह की तरफ, क्योंकि ये वो टाइम था जब सोवियत यूनियन के अंदर, ठीक है, सोवियत यूनियन ने स्टार्ट किया था सोशलिज्म को, ठीक है। तो सोवियत यूनियन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इंडिया के बहुत से यूथ, और उस यूथ में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सभी इंक्लूडेड थे। तो इनसे क्या लोग थे, ये लोग इनसे दुखी थे कि भाई ये सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और हम ठहरे कैपिटलिस्ट, तो हमारा प्रॉफिट तो इतना हो नहीं पाएगा। अब वो भाई भले ही वो देश का भला चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, लेकिन एक कैपिटलिस्ट या एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा, उसका भी क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। और वो कैपिटलिज्म में ज्यादा है, सोशलिज्म में इतना नहीं है। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, ठीक है। सो इसके आंसर में क्या किया इन्होंने, इस बार इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ कहां पे ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, नागपुर वाले रीजन में। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. Now भले ही हम लोग मतलब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये मतलब कि अपना प्रॉफिट बनाना चाह रहे थे, और इनका अपना प्रॉफिट कहां से आता है, औरों का सेक्शन कट करके, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए इनके जो वर्कर्स होते थे उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हुआ करते थे, सैनिटेशन ना बराबर हुआ करता था, वर्किंग कंडीशंस बहुत रफ थी, ठीक है। और उनका क्या होता था, उनका वेजेस भी क्या थी, बहुत लो थी, और ये लोग ज्यादा काम करेंगे तो उससे प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इनकम होगी, लेकिन उसमें से एक बहुत छोटा हिस्सा किसको दिया जाता था, वर्कर्स को दिया जाता था। इसलिए इन वर्कर्स ने अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग तरीके से, जैसे कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया किसको, फॉरेन गुड्स को, ओके, बॉयकॉट करके अपना एक प्रकार से दिखाया कि भैया हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स and dockyard workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in rallies and boycott campaigns. Now see, if you all remember, there was a protest in year 2012. 2012 में प्रोटेस्ट हुआ था जो कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने किया था। उस टाइम पे क्या उन्होंने एक नेहरू टोपी पहनी थी, ठीक है। सो वो नेहरू टोपी का एक सिंबल बन गई थी, किसका, आज भी वो सिंबल किसका है, आम आदमी पार्टी का। तो एक प्रकार से लोगों ने क्या करना शुरू किया, छोटा नागपुर टिन माइंस के जो वर्कर्स थे वहां पर उन्होंने गांधी कैप पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या दिखाने के लिए, अपना विरोध दिखाने के लिए। जैसे आज होता है ना, हम काफी जगह विरोध दिखाना हो, समर्थन दिखाना हो, हम बैंड्स बांधते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ किया था, ओके। बट द कांग्रेस was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. Okay, it felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. Now, workers की डिमांड क्या थी, अगर हम देखा वर्कर्स क्या चाहते थे, लिविंग कंडीशंस ठीक हो, वर्किंग कंडीशंस ठीक हो, और उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इनकी बात को नहीं माना। वाई? क्योंकि कांग्रेस को डर था किस बात का, दैट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट के उनमें वर्कर्स के साथ में जाती कांग्रेस तो कौन अकेला पड़ जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट। और इंडस्ट्रियलिस्ट इनके पास में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो इनके पास इनकी फंडिंग रुक जाएगी, ठीक है। सो इस वजह से इन्होंने क्या किया, वर्कर्स का इतना सपोर्ट नहीं किया, और उनको डर था कि अगर वो यहां फंडिंग बंद करेंगे तो किसके पास जाएंगे, इंपीरियल फोर्सेस। इंपीरियल फोर्सेस यानी कि जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे, ओके, एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स, ओके। नाउ another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. During Gandhi's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt, and picketed foreign clothes and liquor shops. Many went to jail in urban areas. See, women have been active participants in Indian freedom struggle. अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट था, वहां पे अरुणा असफ अली थी,
ठीक है, जिन्होंने जब सारे के सारे मेन लीडर्स जेल में बंद थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को फिर भी चलाए रखा। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट लॉट ऑफ वीमेन हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो उनका रोल कम नहीं था, बहुत ज्यादा था। ठीक है, नाउ in urban area these women were from high caste families. In rural areas they came from rich peasant household. Moved by Gandhiji's school, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. सर्विस टू द नेशन एज सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वीमेन। सी कहीं ना इस बात में जो रोल पड़ता है वो भारत माता का भी पड़ता है। ठीक है, भारत माता यानी फीमेल को डिपिक्ट किया गया था एज अ कंट्रीज गॉडेस के रूप में। सो वीमेन ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट किया इससे, और उनका धर्म बनता था कि वो अपने देश को क्या करें, बचाएं। Okay, yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way of position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was a duty of women to look after home and hearth, be good mothers and good wives. And for a long time, the Congress were reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. However, भले ही इनको मतलब वीमेन ने खुद रियलाइज किया हो, लेकिन जैसा कि हिटलर ने भी कहा था कि हिटलर में ने भी जो वीमेन को रखा था, भले उनको इक्वल राइट्स दिए हो, भले ही उनको राइट टू वोट किया हो, लेकिन उसने भी सिर्फ वीमेन को क्या बोल रखा था, दैट दे शुड प्रोड्यूस प्योर आर्यन रेस चिल्ड्रन। ठीक है ना, सेम काम कहाँ हुआ, यहाँ पे भी हुआ कि वीमेन, गांधी जी की सोच क्या थी, गांधी जी सोचते थे भले ही उनका सपोर्ट अच्छा लगा कि भाई सभी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह था कि एक वीमेन को क्या होना चाहिए, अच्छी हाउसवाइफ होना चाहिए, और अच्छा क्या होना चाहिए, वो मतलब कि वाइफ्स बने। ठीक है, और अपने घर की देखभाल अच्छी करें। नाउ द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम around the 1930s had begun to call themselves Dalits or oppressed. Now सी भले ही हम मतलब कि अभी तक कितना भी पढ़ लो कि भाई मासेस को जोड़ा गया सब, अभी भी एक ग्रुप ऐसा था जिनको क्या था, जो चाहते थे कि इंडिया कभी भी इंडियंस के पास में ना जाए। व्हाई? बिकॉज दे हैड ए प्योर रीजन। उनका रीजन क्या था? बिकॉज उनको अनटचेबल यानी अछूत माना गया था। व्हाई दे वर कॉल्ड अनटचेबल? बिकॉज दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट। नाउ सी, अगर आपने चतुर्वर्ण सिस्टम पढ़ा हो तो चतुर्वर्ण सिस्टम में हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान के लिए, क्षत्रिय पावर के लिए, वैश्य आप मर्चेंट्स बिजनेसमैन पेट पालने के लिए, एंड शूद्र इन सबकी सेवा के लिए। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया था, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन को बहुत ज्यादा गलत वे में प्रेजेंट कर दिया गया कि ये सबसे क्या नीची जात है और इनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसी कास्ट भी हुआ करती, भले ये लोग सेवा करते थे औरों की, लेकिन इनके साथ में इतना बुरा बर्ताव किया जाता। कहीं ना कहीं जो आज रिजर्वेशन है ना, आरक्षण के लिए हम अगेंस्ट में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वजह से, हम लोगों ने जैसा व्यवहार किया था उसकी वजह से आज ये लोग उनको आरक्षण दिया गया है और ये लोग ऐसे हो गए थे। वाई? क्योंकि इनके साथ में बहुत बुरा तरीके बर्ताव किया जाता है, इनको अछूत देखा जाता है कि अगर आपने इनको छू लिया आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। एक टाइम तो ऐसा था कि लोगों को अपने गले में ड्रम बांध कर आना पड़ता था कि वो जब गांव में एंटर हो तो क्या वो ड्रम बजाएं ताकि लोग अपने घरों के अंदर चले जाएं। ठीक है, और अगर किसी ने इनको देख भी लिया तो पहले इन्हें पीटा जाता था, उसके बाद में इनको फेंक दिया जाता था, और जो जिसने इसको देखा है उसको नहाना पड़ता था पवित्र होने के लिए। इतना कुछ इनके साथ किया जाता था। ठीक है, सो ये लोग क्या चाहते थे, इन लोगों ने साथ नहीं दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का साथ इन्होंने नहीं दिया, और इन्होंने 1930s में अपने आप को, जहां पे इनको अछूत बोला जाता था, वहीं पर अब इन्होंने अपने आप को क्या बोलना शुरू कर दिया, दलित और ऑप्रेस्ड यानी जिनको दबाया गया। नाउ ब्रिटिशर्स कभी भी जात पात में विश्वास नहीं करते थे। ओके, दैट्स व्हाई a large section of people from lower caste were into the British army. ठीक है, now for fearing of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus, ठीक है, for long the Congress had ignored the Dalits for fearing the offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. ठीक है, यहाँ पे आप लोग पता चल गया ना। अब कांग्रेस में इनका शुरुआत में साथ क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि कांग्रेस में ज्यादातर जो लोग थे वो हाई कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण थे, ठीक है, या फिर हाई कास्ट सनात हिंदूज थे। ठीक है, सो इनको क्या लगता है अगर हम इनका साथ देंगे तो ये लोग रूठ जाएंगे, भैया आप कैसे उनको बैठा रहे हो। अगर आप लोगों ने देखा हो नॉट पंडित, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको अलग से बैठाया जाता था क्लास में।
ठीक, वो नीचे बैठते थे, बाकी सभी ऊपर बैठते थे, कोई उनको अपने साथ बैठाने तैयार नहीं था, बिकॉज ऑल ऑफ दोज अदर पीपल बिलोंग टू हाई कास्ट। ठीक है, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated. He called the untouchables हरिजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो टर्म हरिजन यूज किया जाता है वो किस के लिए किया जाता है और किसने दिया था। तो यहाँ पे जो टर्म है हरिजन वो यूज किया जाता है अनटचेबल्स, दलितों के लिए। ठीक है, और किसने दिया था? गांधी जी ने। अनदर थिंग, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अंडर आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के अंडर क्या किया गया है? अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, अबॉलिश किया गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17। ठीक है, सो इसको क्या किया गया? अबॉलिश किया गया कि अनटचेबिलिटी को आप कोई भी फेवर नहीं करता है। नाउ ही कॉल्ड देम अनटचेबल्स। अब हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि मतलब भगवान। ठीक, यहां पे किसी बात कर रही है? भगवान विष्णु की। जन मतलब लोग, सो भगवान के चिल्ड्रन, उनको हम क्या बोलेंगे? हरिजन। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द एंट्री इनटू टेंपल्स। आज भी हम लोगों ने बहुत जगह देखा है कि दलितों को कई मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टिल ये प्रैक्टिसेस की जाती है। ठीक है, एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। अभी गांव में क्या होगा? ठीक है, गांव में क्या होता था कि सपोज कीजिए एक कुआं है और वो कुआं किसी एक कास्ट ने बनवा दिया, एक अपर कास्ट ने उस कुएं को बनवा दिया। ठीक है, तो वो अपर कास्ट वाले लोग क्या करते थे? उसमें से पानी ड्रॉ करते थे। ठीक है, और जो लोअर कास्ट रहेगी वो क्या? वो बेचारे दूर खड़े देखते रहते थे कि जब ये लोग पानी भर चुके होंगे तब शायद हमें पानी मिल जाए, लेकिन तब तक ये लोग इनको पानी अलाउ नहीं करते थे और ये लोग अपने घरों में मटके वापस लेके जाते थे। अब ऐसे लोग जो इनको इतना सहा हो, जिनसे इतना बुरा हुआ हो, ठीक है, अब उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? उनको रिजर्वेशन देना शुरू किया। लेकिन आज भी हालात इतने सुधरे नहीं है, इसी वजह से रिजर्वेशन आज भी कायम है। ठीक है, आज भी अगर हम किसी को चिढ़ाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हम उस पर जाति सूचक वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर किसी को मतलब नीचा दिखाना हो तो हम उसको जाति सूचक वर्ड ही बोलते हैं। नाउ ही कॉल हिमसेल्फ clean the toilets to dignify the work of the bhangi, the sweeper, and persuaded the upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community. Now, गांधी जी ने बहुत ट्राई किया था, गांधी जी को हरिजन का वर्ड दिया, गांधी जी खुद अपनी सफाई करनी शुरू की, खुद अपने टॉयलेट साफ करते थे। ठीक है, ताकि उस समय मैनुअल जो लोग हुआ करते थे। आज भी क्या होता है? आज भी आप मैन होल्स जो होते हैं, मैन होल्स क्या होते हैं? शहरों में आपने देखे होंगे रोड के साइड में जो गड्ढे होते हैं, ये क्या होते हैं? रोड के साइड में ऐसे वो लगे हुए होते हैं, स्वीप सीवर लाइंस लगी होती है जिनके ऊपर मैनहोल होता है। ठीक है, एक लोहे का वो डब्बा सा रखा होता है। वो क्या होता है? उसके लिए सीवर पहरा होता है, उनको भी साफ करने के लिए कौन जाता है? जो कास्ट के लोग आएंगे वो किस कास्ट से आते हैं? वाल्मीकि कास्ट से। ठीक है, तो ये चीज गांधी जी ने शुरू की कि वो खुद करना शुरू किया ताकि एक पर्सपेक्टिव जो लोगों का बना हुआ है वो चेंज हो सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ओके, बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन, they began organizing themselves, demanding reserved seats in the educational institution and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative council. Now, इंडिया में ऑलरेडी एक बार सेपरेट सीट्स दी जा चुकी थी 1909 में। ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में। ठीक है, उस समय क्या हुआ था? मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम को बीच में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, सो 1932 आते आते इन्होंने दलित से भी क्या करना शुरू कर दिया? डिमांड करना शुरू कर दी, भाई हमें क्या चाहिए? हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट they believed would resolve the problem of their social disabilities. और उनको सीट्स क्यों चाहिए थी? ताकि उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज है, जिस प्रकार समाज में उनको देखा जाता है, वो क्या उसके वो नजरिया दूर हो सके। ठीक है, दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर region where their organization was quite strong.
ओके, इवन महाराष्ट्र में तो एक कास्ट है महार, ठीक है, जिसकी एक पूरी आर्मी रेजिमेंट बनी जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक है, मोस्टली पीपल वर इन दैट वर बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवन सीबीएसई पर्सपेक्टिव से भी कि दलित्स ने मतलब इतना पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड क्यों था, ठीक है, तो उनमें इनका बहुत बड़ा रोल आता है. क्लैश विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो मैंने आपको जैसे बताया था ना कि सिर्फ एक इंसान था जिसने क्या किया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी थी, वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ओके, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोले, वो गांधी जी के साथ में इस चीज पर क्लैश, मतलब उन आमने टकरार हो गई थी, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो मतलब कि एक दूसरे को मारने पीटने लगे, उनका मतलब कि वो बातचीत के थ्रू, उनके व्यूज के थ्रू, ठीक है. बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, उन्होंने वहां पे डिमांड किस चीज की, सेपरेट इलेक्टोरेट के. व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ, ठीक है. और अंग्रेजी सरकार वो तो चाहती थी, उनका तो एक मोटो ही था, अंग्रेजों का क्या रूल हुआ, सिंपल सा रूल था, डिवाइड एंड रूल, ठीक है. और उनको ये बात पता थी कि भारत में एक तो कोई भी नहीं है, ना हिंदू से एक है, ना कोई दूसरा रिलीजन एक है, सभी लोग अपने क्या करते रहते, आपस में लड़ाई कर रहे हैं. उसका वो फायदा उठाते थे, क्योंकि उनके पास में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है. इसीलिए वो क्या चाहते थे, इनकी एकता टूटे और हम लंबे समय तक क्या करें, रूल करें. और आज के टाइम पे भी जो आप देख रहे हो, जहां जहां ये राइट्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या है, यही चीज है कि हम आज भी एक तो नहीं है. इसीलिए क्या मिलता है, फॉरेन पावर्स को मौका मिल जाता है कुछ ही बोलने का, करने का, ठीक है. तो सेम काम अब गांधी जी ने इसका, अब अंग्रेजों ने इसको मंजूरी दे दी, भाई हाँ सेपरेट इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है. लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने इसकी फेवर नहीं थे, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, फास्ट अनटू दैट, यानी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया. ही बिलीव्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस of their integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was Pune Pact of September 1932. ठीक है. So ये वो पैक्ट था, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, इवन कंपटीशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था और वो किस लिए था, ठीक है. तो अंबेडकर गांधी जी की बात मान जाते हैं कि अगर हम इनको सेपरेट कर देंगे तो ये कभी भी जो मेन स्ट्रीम है उसमें इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, और हमें यही करना, हमें उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ना है. ओके, नाउ इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास लेटर टू बी नॉन एज शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट. इवन टुडे ऑल्सो, आज भी हम क्या देखते हैं, आज भी हम ये देखेंगे कि इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो 5 साल में एक बार होते हैं, किसी भी लेवल पे हो, वहां पे अगर गांव में आपने देखा होगा कि गांव में बहुत बार बोला जाता है कि भाई एससी की सीट आई है, भाई एसटी की सीट आई है, ठीक है. और ऐसी ही हमारे पास कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, 543 लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, इसमें से 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए क्या है, रिजर्व्ड है. और 1980s में जब मंडल कमीशन आया था, तो उसके बाद से ओबीसी के लिए भी कुछ सीटें, कुछ स्टेट्स में सीटें क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, कि यानी इन जगहों पर तो कौन बंदा होगा जो ये एससी एसटी और ओबीसी बिलोंग करता हो, वही खड़ा होगा, ताकि उनको क्या कहा जा सके, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, ठीक है. तो यही सोच कुछ ना कुछ कहां किसकी थी, उस टाइम पे गांधी जी एंड कांग्रेस की थी. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. अब ये कांग्रेस कितने अगेंस्ट में क्यों थे, तो उसका आंसर हमने पहले देख लिया, क्योंकि कांग्रेस को जो लीड करे थे वो दे बिलोंग टू सनातनी और अपर हिंदू कास्ट. ओके, some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their position of the civil disobedience movement. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. From the mid 1920s to the Congress 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. As relations between Hindus and Muslim worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. How every riot deepened the distance between the two communities. Now, जो पहली बार इन हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को आघात पहुंचा था, वो था इन 1906, ठीक है, मुस्लिम लीग बनने के साथ में.
उसके बाद में कोशिश की गई 1919 में कि दोनों को क्या किया जा सके, एक किया जा सके। किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को क्या किया गया, इंक्लूड किया, मर्ज किया गया। ठीक है, लेकिन जैसे ये फेल हुआ वैसे दोनों क्या हो गए, अलग हो गई। ठीक है, और यहां पर कुछ रेडिकल हिंदूज या ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, उनके ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे, जैसे हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा आई गेस अराउंड 1925-24 के आसपास बनी थी। ठीक है, उसके बाद में आरएसएस जैसे संगठन आ गए थे, और इधर मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग था। तो ये इन दोनों के डिविजन्स होने शुरू हो गए, ये इतने बढ़ते चले गए कि राइट्स, दंगे होने शुरू हो गए थे। ठीक है, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity would be forced. The important differences were over the question of representation in the future assembly that were to be elected. ठीक है, तो मेजर जो क्लैश था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, आईएनसी, कांग्रेस के बीच में मेजर क्लैश वो किस बात को लेकर था, भाई प्रेजेंटेशन कौन देगा। अब मुस्लिम सिर्फ बराबर की हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन मेजर पॉपुलेशन किसका, हिंदू का है। ठीक है, अब कांग्रेस उनको नाराज नहीं कर सकती, तो इस बीच में थोड़े थोड़े क्लैशेस चल रहे थे जो आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured. अब यहाँ पर पूछा जा सकता है जिन्ना की डिमांड क्या थी? If Muslims were assured of reserved seat in Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces बंगाल एंड पंजाब। जिन्ना की डिमांड क्या थी? ठीक है भाई, हम सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप कर देंगे। ठीक है, अगर हमें कुछ परसेंट किसमें मिले, सेंट्रल असेंबली यानी सेंट्रल दिल्ली में, और कुछ और हमारा क्या हो, प्रोपोर्शन ज्यादा हिस्सा किसमें हो, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे बंगाल और पंजाब में। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप्स ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 928, डिसअपीयर्ड व्हेन एम.आर. जयकर of the Hindu Mahasabha strongly opposed the efforts at compromise. हिंदू महासभा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने डिमांड थी ये उनको खारिज कर दिया। ठीक है, एम.आर. जयकर ने, और वो बोली ठीक है भाई, अगर आप खर्च करो तो हम अपनी डिमांड्स को कंटिन्यू रखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली। ठीक है, when the civil disobedience movement started, there were thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities. Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call of a united struggle. यानी कि जहां पे एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट साथ में आए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये दोनों कम्युनिटीज बहुत अलग रही। ठीक है, ये अपने आप को अकेले समझते थे, ये बोलते थे भाई आप लोग साथ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से ये एक मास मूवमेंट नहीं हो पाया जितना कि एनसीएम हुआ था। ठीक है, many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within the India. मुस्लिम अपने आप को भारत के अंदर क्या समझते थे, माइनॉरिटी समझते थे। क्यों? क्योंकि इनको प्रेजेंटेशन इतना नहीं मिल रहा था, ये जो कि इनका कहना था। ठीक है, हालांकि कांग्रेस में भी बहुत जाने माने मुस्लिम लीडर्स थे। ठीक है, हम जिनके बारे में आपको आगे पढ़े भी गए। ठीक है, they feared that the cultural and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority. उनको लगता था कि भाई हिंदूज की जनसंख्या ज्यादा है तो वो हमें दबा देंगे। ठीक है, बट इन रियलिटी ये हकीकत नहीं थी। ओके, ये बाल गंगाधर तिलक। ओके, nationalism spreads when people begin to believe that they all are part of same nation. अगर क्वेश्चन आता है what is nationalism, इससे बढ़िया हेडिंग आपको नहीं मिल सकती है। Nationalism spreads when people begin to believe that all of them are together. But how did the nation become a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belonging? अभी इंडिया क्या है, उस टाइम पे अलग अलग प्रोविंस यानी स्टेट्स में जो कि किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी। अभी भारत के तो बहुत सारे हिस्से हो रखे हैं, तो अब इतने सारे हिस्सों में एक सेंसेशन किसकी कि हम एक हैं, वो कहां से पैदा की जाती। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। और ये बिलोंगिंग, ये सेंस कहां से आता है, जब ये लोग एक साथ, अभी यहाँ पे इनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। मान लो 4 बच्चे हैं, ये बैट के लिए लड़ रहा है, ये बॉल के लिए। ठीक है,
और ये स्टम्प्स के लिए लड़ रहा है, और ये किसके लिए लड़ रहा है कि मुझे वो चाहिए, ठीक है, ये लड़ रहा है कि वही मुझे क्या चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सारे डिमांड किससे कर रहे हैं, उनके फादर से कर रहे हैं। भले इंसानों की डिमांड क्या है, अलग अलग है, लेकिन किससे की जा रही है, फादर्स की जा रही है, ठीक है। तो ये चारों क्या एक हो चुके हैं, तो यही क्या होता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गॉड, सबसे ज्यादा जो हिस्सा प्ले किया है देश को एक करने में वो था गॉड, भगवान, क्योंकि सबको पता है कि इनके अगेंस्ट में कोई जा नहीं सकता, ठीक है। और चाहे वो विष्णु हो, ब्रह्मा हो, महेश हो, इन सबको पूरे भारत में, चाहे वो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हो, चाहे वो प्रोविंसेस हो, अलग अलग नाम से भले पूजा जाता हो, लेकिन क्या थे, एक ही थे, ठीक है। सो द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू नो नाउ is most often symbolized in figures or images. This helps create an image with which people can identify the nation. It was the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to visualize associated with Bharat Mata. ठीक है, यहाँ पे आप भारत माता देख सकते हैं। सो लोगों ने, अब देखो, आप अगर सड़क क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, सड़क पर लिखा हुआ है कि भाई क्रॉस ऑन जेब्रा लाइन, क्रॉस ऑन रेड लाइट, ठीक है। सो मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्रॉस ऑन रेड लाइट, तो हो सकता है कि सबको इंग्लिश ना आते, सबको ये बात समझ में ना आए, तो ठीक है, ये समझेगा कौन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे बना दूं कि एक इंसान है, वो चल रहा है और ऊपर पीछे लाइट है रेड, ठीक है, और ये चल रहा है। सो ये ज्यादा क्या सेंस बनाती है बजाय इसके जो मैं लिखूं, क्योंकि हर कोई इसको नहीं पढ़ सकता, लेकिन इस इमेज को तो हर कोई देख सकता है, समझ सकता है कि भाई पीछे रेड लाइट हो रखी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो सेम काम हुआ यहाँ पे भी कि यहाँ पर एक फिगर बना दिया गया, ठीक है, और उस फिगर को क्या नाम दिया गया, भारत माता। भारत स्टैंड्स फॉर इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ठीक है। तो इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें, इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में, ठीक है। और ये इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्रिएट की थी, ये इमेज क्रिएट की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। इन द ईयर 1970s ही रोट वंदे मातरम एज ए हाइम टू मदरलैंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Later it was included in his novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. Moved by the Swadeshi movement, Abindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था, वंदे मातरम, ठीक है, और अबिंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाई थी, भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। ओके, in this painting Bharat Mata is portrayed as ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. In subsequent year the image of Bharat Mata acquired more different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. Now see, हम दुर्गा माता की पिक्चर बनाते हैं, दुर्गा माता का मतलब हम रूप दिखाएंगे, शांत में दिखाते हैं, लेकिन अगर गुस्सा हो जाए तो हम काली का रूप दिखाते हैं, ठीक है। सो भारत माता की डिपिक्शन लोगों ने अपने अपने हिसाब से की थी और उनको एक शांत, ठीक है ना, दिव्य रूप में प्रेजेंट किया गया था। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। ओके, फोकलोर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे गीत गाए जाते हैं तो हम गीतों में हमारे जो वीर लोग होते हैं उनको याद करते हैं, ठीक है। तो हमारे गीतों में, हमारी कहानियों में जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, ठीक है, उनको बोलते हैं फोकलोर। ओके, इन लेट 19th century nationalism began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces. Okay, it was essential to preserve these folk tradition in order to discover one's national identity, okay, and restore a sense of pride in one's past. See, आप इस बात को ऐसे देखिए कि आप भले ही दिल्ली जाके रहो या विदेश में जाके रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक अटैचमेंट किससे होता है,
किससे होता है? आपके गांव से होता है। और सपोज कीजिए वो जो शहर है जहां पे आप गए हैं, वो आपको अलग अलग चीजों से क्या करते हैं? लुभाते रहते हैं। ठीक है, तो वो लुभा रहे हैं, तो वही काम इंडिया में किया गया कि इंडिया में लोगों को क्या ब्लाइंड कर दिया गया था। अब वो किसी भी कारण से किया गया हो, लेकिन इंडिया में लोगों को क्या कहते हैं? ब्लाइंड कर दिया गया था। वो अपने नेशन में भूल चुके थे। ठीक है, तो उसको रिवाइव करने के लिए इन फॉक टेल्स का बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग ballads, nursery rhymes, and myths and led a movement for folk revival. In Madras, यहां से अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मद्रास, Natesha Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. सिमिलर वही है जैसे कि आज से कम 1500-1600 साल पहले बुक लिखी गई थी पंचतंत्र। पंचतंत्र में क्या थी भाई? पंचतंत्र भाई विष्णु शर्मा। ओके, उसमें क्या थी? मॉरल स्टोरीज थी जो ज्ञान की बात बताती थी। सेम फोक लोर्स थे, अलग अलग जगह अलग अलग फोक टेल्स, जो कि एक देश को कैसा होना चाहिए, लोगों के थॉट्स क्या होते हैं, अपनी मातृभूमि से क्या प्रेम होता है, वो सब बताया जाता है। ठीक है, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल and inspiring in them a feeling of nationalism. आज भी हम कहीं पर भी तिरंगा देखते हैं तो हमारा अंदर से क्या एक देश प्रेम की बहुत जोर की भावना उठती है, सैल्यूट करेंगे इसको। सो वो क्या है कि भले मैं राजस्थान से आ रहा हूं, मैं कहीं से भी आ रहा हूं, मैं हरियाणा से आ रहा हूं, मैं सदर्न इंडिया से आ रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आ रहा हूं, किसी भी स्टेट से आ रहा हूं, लेकिन जब भी हम इस झंडे को देखेंगे तो हमारे मन में एक सेंस ऑफ प्राइड, एक मतलब कि देशभक्ति जागती है। तो इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। ओके, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट in Bengal, a tricolor red, green, and yellow was designed. It had 8 lotus representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. By 921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It again had 3 colors: tricolor, red, green, and white, and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal for self-help. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of डेफियंस। ओके, ना गांधी जी ने क्या बनाया? गांधी जी ने ये क्या है? चरखा, जो गांधी जी की वजह से बहुत फेमस हुआ है। ठीक है, चरखे से क्या आप अपनी सेल्फ हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्वराज भी और साथ में आप अपना खुद का काम भी करो, औरों पे आश्रित मत रहो। ठीक है, एक प्रकार से ये जो था ये एनसीएम में इनमें बहुत यूज किया गया था। अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग नेशनलिज्म वाज थ्रू reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began to looking into the past to discover India's great achievements. They wrote about glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and cultural, law and philosophy, craft and trade had flourished. Okay, now हुआ क्या था? 19 इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स थे वो इतना कैपेबल नहीं मानते थे कि भाई वो खुद को गवर्न कर सके। तब इन्होंने लोगों ने क्या करना? हिस्ट्री में छानना शुरू किया। एंड बिलीव मी, जो पहली वर्ल्ड की पहली मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, वो यहीं पर बसी थी। ठीक है, और उसके ज्यादा एडवांसमेंट आज तक कोई ना डेवलप कंट्री कर सका। उस टाइम पे तो जब लोगों ने रहना शुरू ही किया था, उस समय जो एडवांसमेंट था। ठीक है, तो लोगों ने देखना शुरू किया। अर्थशास्त्र, ग्रेट बुक ऑन स्टेटहुड, हमारी यूनिवर्सिटी थी नालंदा। ठीक है, सो ऐसे ऐसे हमने चीजें देखनी शुरू की, खोजनी शुरू की, जिसमें बताया गया था आर्यभट्ट, अनदर ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट मैथमेटिशियन, उनकी बुक सूर्य सिद्धांतिका, जिनमें उन्होंने सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। हनुमान चालीसा, जिसमें कि एक लाइन आती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुल फल जानू। तो जुग सहस्त्र मीन 1000 ऑफ किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बता रखा बिटवीन अर्थ एंड सन, लीलियो ताहि मधुल फल जानू। यहाँ पे लीलियो मतलब कि वो भानु मतलब होता है सन, और लीलियो ताहि मधुल फल जानू मीन्स बजरंगबली सोचते हैं कि ये क्या है? आम है। ठीक है, तो ये सब इंडियंस ने खोजना शुरू किया कि भाई हम इतने भी गंवार नहीं है, हम इतने भी वो
नीचे नहीं है कि आप लोग हमें ऐसे ट्रीट करें, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है, ठीक है। तो इसी टाइम पे हिस्ट्री को क्या किया गया, हमारी जो ग्लोरियस हिस्ट्री थी उसको देखा गया था। ओके, दीज एफर्ट्स to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, they then people of other communities left out. अभी जाहिर सी बात है, अब देखिए मुस्लिम धर्म का जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी थी इंडिया में उस टाइम पे, वो दैट वाज मुस्लिम। अब उनका जन्म ही 1622 एडी में होता है, ठीक है। और हमारा जो सनातनी धर्म है वो तो जब से समय तब से है। और जो मेजर इंप्रूवमेंट्स हुए थे वो भी इस टाइम पे हुए थे, ठीक है। तो इनका कुछ सच कंट्रीब्यूशन था रहा नहीं, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन का रहा नहीं, ठीक है। इससे पहले यहाँ हम दे चुके थे, सनातनी दे चुके थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों को थोड़ा सा एलिनेशन फील होना शुरू हो चुका, ठीक है। हालांकि ये नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं दिया, बहुत सी चीजें हैं। जहांगीर का टाइम है वो मतलब एक प्रकार से पेंटिंग्स के लिए, आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस माना जाता है। शाहजहां अनदर ग्रेट बिल्डर, ठीक है। हर जगह था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री की जो कि पुरानी है। यहाँ पे अंग्रेज आ चुके थे अराउंड 14th सेंचुरी, जब से जो मेजर मुगल पीरियड था तब तक बाहर से लोग आना शुरू हो चुके थे। तो उनको याद दिलाना था कि इंडिया कैसा था, इसीलिए हमने पास्ट का यूज किया, ठीक है ना। ये बात उस समय बतानी चाहिए थी इन लोगों को। नाउ कंक्लूजन, a growing anger against the colonial गवर्नमेंट वॉज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स है। अगर क्वेश्चन पूछा कि भाई नेशनलिज्म कहां से शुरू हुआ, तो ये उसका आंसर भी हो जाएगा। आपको एक दो लाइन मैंने पहले भी अंडरलाइन करवाई थी, वो कि ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये अलग अलग क्लासेस को डालते साथ लाते टू ए कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. But as we have seen, diverse group and class participated in these movements with varied aspiration. यानी सभी लोग diverse यानी कि अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है। और इनकी varied यानी इनके अलग अलग क्या मुद्दे थे, ठीक है। As the grievances were wide ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people, ठीक है। The Congress continually attempted to resolve differences and ensure that the demand, see, अभी हर ग्रुप के लोगों का हर अलग अलग क्या था, एजेंडा था वो करने का। जैसे हमने दलित्स के बारे में पढ़ा, दलित्स को क्या होता है, दलित्स 1932 में 1930 जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसी में वो लोग डिमांड किसकी कर देते, सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है। तो उसके लिए गांधी जी क्या करें, उनको हरिजन का वर्ड देंगे, ठीक है, उनको और मतलब फास्ट अनटू डेथ भी करते हैं। बी आर अम्बेडकर को समझाते हैं कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। और इसी के चलते हमारे संविधान में हमें क्या मिला, हमारे संविधान में अगर आप ये लिखा भी हुआ है, और हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन है, संविधान ने हमें आर्टिकल 17 दिया। आर्टिकल 17 में क्या है कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया, और यहीं पे डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है कि हमारे देश में पूरे देश को छोटे छोटे किस में बांट दिया गया है। जब इलेक्शंस होते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स कौन बनाता है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने, अगर हम आज की बात करते हैं, हमारे पास 543 क्या लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। एक्चुअली 552 है, लेकिन जो यूटीज हैं, ठीक है, उन यूटीज के पास में इतना पॉपुलेशन नहीं है कि वहां से किसी को चुना जा सके, इसलिए 543 है, ठीक है। होते 545 है, लेकिन दो लोग कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता है। 543 जो सीटें हैं, इसमें से 84 एससी को दे दी और 47 किसको दे दी, एसटी को दे दी। ऐसे करके इन लोगों को क्या किया गया था, मेन हिस्ट्री में शामिल करने की कोशिश की गई। तो एफर्ट्स किए गए, लेकिन वो एफर्ट्स आज भी इतने नहीं दिख रहे हैं जितने होने चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजों की हमेशा से एक पॉलिसी थी, क्या, अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल ये कैसे प्ले कर पाते थे, जब इनको दिख गया कि इंडिया में भाई कि यहाँ पे लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, आप फूट डालो, राज करो, क्योंकि दो लोग बनती नहीं है, आप एक को भड़काओगे वो दूसरे के खिलाफ भड़क जाएगा, और इस दोनों बीच में क्या आएंगी, लड़ाइयाँ होंगी। और ऐसे किस्से हमें आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज भी जरूरत है कि सभी लोगों के अंदर एक कॉमन फीलिंग आए, जैसे उस टाइम पे थी नेशनलिज्म की, और फिर से भारत माता जैसे इमेजेस का यूज करना चाहिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, कि लोगों में एक कॉमन चीज की तरफ एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए, दैट इज कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, वो होना चाहिए आपका किसका, इंडिया का। विद दिस वी कंप्लीट अवर चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।